हम लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान पढ़ लिया था, है ना। हाँ, ये सफल एक 5 ईयर प्लान था। सबसे खास बातें इसमें जो ध्यान रखनी है। गुड इवनिंग जितेंद्र जी। सबसे खास बातें जो इसमें ध्यान रखनी है वो रखनी है कि इसका जो समय था 1951 से 1956। और जो मॉडल इसमें अडॉप्ट किया गया था वो हैरोल्ड डोमर मॉडल था। हैरोल्ड डोमर मॉडल क्या था, हम लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था, उतना ही जरूरी है। नाम ही ध्यान रख लें, बस इतना बहुत है। और इसका उद्देश्य क्या था, बेसिकली आज़ादी के बाद हमारी जो सबसे पहली इम्पोर्टेंस थी, जो पहला कंसर्न था हमारा, जो पहला जो चिंता वाली बात थी वो ये थी, कम से कम बाकी चीज़ें तो छोड़ो, पहले खाने के मामले में तो आत्मनिर्भर हो जाओ, पहले लोगों का पेट तो भर दिया जाए। तो इसीलिए लोगों का पेट भरता रहे, हम खाने के मामले में, अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएं, इसलिए यहाँ पर जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कृषि विकास करना, कृषि सुधार करना, है ना। हम सेल्फ सफिशिएंसी पा जाएं फूड प्रोडक्शन में, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और हम लोगों ने देखा था कि इसके साथ ही एक एसोसिएटेड टारगेट था, वो क्या था हमारा सहायक जो इसका टारगेट था, कृषि में सुधार तब होगा जब हम कृषि को सिंचाई मुहैया करवाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर सिंचाई विकास पर भी बल दिया गया था। और इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि तीन तीन यहाँ पर बांध, मुख्य बांध बनवाए गए थे। एक दामोदर घाटी परियोजना शुरू करी गई थी जिसके अंतर्गत दामोदर नदी पर बांध बनाया गया था। भाखड़ा नागल बांध बनाया गया था सतलज नदी पर। और हीराकुद बांध बनाया गया था महानदी पर। इसके अलावा 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या था ये हम लोगों ने देखा था। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बाद में 1953 में 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा यानी कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की शुरुआत की गई थी। और इसी पहले 5 ईयर प्लान में 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम यानी कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया गया था। ध्यान रखिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को अपनाया गया था, लागू नहीं किया गया। लागू ये आगे चल के होगा, संजय गांधी इसको लागू करवाएंगे आगे। ठीक है। और ये भी बात हम लोगों ने की थी कि जो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना थी, है ना। और अभी जैसा हम लोगों ने बात करी, जो पहला 5 ईयर प्लान था ये एक सफल 5 ईयर प्लान था। और इसमें सफलता के पीछे जो एक महत्वपूर्ण हाथ था, वो महत्वपूर्ण हाथ किस चीज का था, वो महत्वपूर्ण हाथ मानसून का था। मानसून बहुत अच्छा था, कृषि अच्छी हुई, उपज अच्छी हुई, जिस वजह से यहाँ पर फसल भी हमारे पास अच्छी हुई और जीडीपी ग्रोथ हमारे पास टारगेटेड से ज्यादा हो गई। ठीक। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है, वो पहली पंचवर्षीय योजना जब सफल हो गई तो जो देश के लोग, जो प्लानिंग से जुड़े लोग थे, उनमें जोश भर गया। वही वाली बात होती है ना कि एग्जाम का फॉर्म भरा और पहली बार में प्री निकल गया, तो वो जोश अलग ही तरीके का होता है ना, कि अब तो हम सब निकाल डालेंगे। तो वैसे ही जोश इन लोगों के अंदर भर गया पहली पंचवर्षीय योजना के सफल होने के बाद। ठीक। एग्रीकल्चर ग्रोथ का जो टारगेट सेट किया था वो टारगेट पूरा हो गया। हम लोगों ने फूड प्रोडक्शन में जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा प्रोडक्शन पहले पंचवर्षीय योजना में हुआ, तो लोगों का जो आत्मविश्वास था वो आत्मविश्वास बढ़ गया। और ये डिसाइड किया गया कि अब हम जो फूड प्रोडक्शन है उसमें हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, या इसी रफ्तार से बढ़ जाएंगे तो हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। तो अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ध्यान हमको देना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य ऑब्जेक्टिव बनाया गया वो बनाया गया हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि भारी औद्योगिकरण। भारी औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया। और भारी औद्योगिकरण ही नहीं केवल, बल्कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, भारी औद्योगिकरण भी किया जाए और तीव्र औद्योगिकरण भी किया जाए। तीव्र औद्योगिकरण भी यहाँ पर किया जाए, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में ऑब्जेक्टिव सेट किया गया। तीव्र औद्योगिकरण का जो प्लान था वो इसलिए था क्योंकि ये लोग चाहते थे कि दूसरी इस पंचवर्षीय योजना के दौरान वो अपनी जो राष्ट्रीय आय है, जो नेशनल इनकम है, उसमें कम से कम 25% की वृद्धि कर लें। इस प्रकार से किया जाए कि नेशनल इनकम जो है वो 25% बढ़े। ये टारगेट यहाँ पर सेट किया गया, बड़ा टारगेट था। 25% राइज बहुत होता है। और इस चीज के लिए जो मॉडल यहाँ पर अपनाया गया, वो मॉडल अपनाया गया महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल, इसको हम नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। महालनोबिस कौन थे? महालनोबिस भारत के एक स्टैटिस्टिशियन थे।
सांख्यिकीविद थे, स्टैटिस्टिशियन थे। और अगर हम बात करें तो हमारे देश में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ये उसके फाउंडर माने जाते हैं। तो पीसी महालनोबिस, पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। एग्जाम में आया है एक बार कि क्या थे, तो ये स्टैटिस्टिशियन थे, सांख्यिकी विद थे, और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के फाउंडर माने जाते हैं। ठीक है, नेहरू जी के बहुत नजदीकी व्यक्ति थे ये। और प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने यहाँ पर जो मॉडल अपनाया वो लगभग मिलता जुलता था हमारे यूएसएसआर के मॉडल के आधार पर। इन्होंने ये सेकेंड 5 ईयर के मॉडल को तैयार किया। यूएसएसआर के इस मॉडल को भारतीय तरीके में ढाला गया, यानी कि इसका इंडियनाइजेशन भी किया गया, कि भारतीय आवश्यकताओं की, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार इसको ढाला गया, और उसके आधार पर इस सोवियत संघ के मॉडल को थोड़ा बदलाव करके लाया गया, और यहाँ पर महालनोबिस मॉडल के नाम से इसको जाना गया। हम लोगों ने देखा था कि जब 1928 में सोवियत संघ में इस प्लानिंग की शुरुआत होती है, तो वहां पर उनका भी ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हम क्योंकि सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर महालनोबिस ने उसी यूएसएसआर के मॉडल को थोड़ा बहुत फेरबदल कर कर भारतीयकरण करके उसको यहाँ पर अपनाया। ऑब्जेक्टिव मतलब यहाँ पर अगर हम इसको एक लाइन में बोलें कि यहाँ पर इस मॉडल का जो एसेंस था, जो सार था, वो क्या था, इस मॉडल का सार ये था कि यदि भारत को लॉन्ग टर्म ग्रोथ बनानी है या मेंटेन करनी है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ मेंटेन करनी है, तो उसे हैवी इंडस्ट्रीज पर ध्यान देना होगा। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आधार बना दूसरी पंचवर्षीय योजना का। और अभी हम लोग आगे चलेंगे तो एक टर्म आगे चल के पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। तो ये जो बात अभी मैंने बोली कि हमको अपनी हैवी इंडस्ट्रीज पर ध्यान देना होगा, इसी को सरल शब्दों में बोल सकते हैं कि यही हमारे पास बेसिकली 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है। यानी कि औद्योगिक नीति रिजोल्यूशन 1956 का यही है कि हैवी इंडस्ट्रीज पे कंसंट्रेट करना होगा यदि भारत को लॉन्ग टर्म ग्रोथ मेंटेन करनी है तो। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर, ठीक है। तो ये बेसिक था हमारे पास सेकंड 5 ईयर प्लान का और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 का। और अब क्योंकि हमको हैवी इंडस्ट्रीज पे कंसंट्रेट करना था, तो इसकी जो शुरुआत ही होती है वो किससे होती है, स्टील प्लांट्स के एस्टेब्लिशमेंट से। 3 इस्पात संयंत्र लगाए गए। सबसे पहला जो संयंत्र एक लगाया गया वो लगाया गया भिलाई में। भिलाई, भिलाई जो है वो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़। और ये किस देश के सहयोग से, यूएसएसआर के सहयोग से, सोवियत रसिया के सहयोग से भिलाई छत्तीसगढ़ में एक स्टील प्लांट लगाया गया। एक दूसरा स्टील प्लांट और लगाया गया राउरकेला, उड़ीसा में, जर्मनी के सहयोग से। शॉर्ट में इसको आप ROG रोग याद कर सकते हैं, R से राउरकेला, O से उड़ीसा और G से जर्मनी। ठीक है। तीसरा लगाया गया दुर्गापुर में, दुर्गापुर ये लगाया गया पश्चिम बंगाल में। और ये किसके सहयोग से लगाया गया, ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया। तो ये 3 स्टील प्लांट लगाए गए, भिलाई छत्तीसगढ़ में यूएसएसआर के सहयोग से, राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा अब देखिए, क्योंकि ये स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। स्टील प्लांट के लिए जरूरी है क्या, स्टील प्लांट के लिए जरूरी है एक तो आयरन ओर, और दूसरा क्या जरूरी है, कोयला। ये दोनों जो हैं ये बेसिक हैं, इनके बिना तो स्टील प्लांट चल ही नहीं सकते। तो यहां पर अब कोल प्रोडक्शन यानी कि कोयले का उत्पादन
बढ़ाने की बात हुई कि कोयले का भी उत्पादन बढ़ाया जाए। और क्योंकि इन स्टील प्लांट्स में अब कोयले की जरूरत पड़ेगी, तो उस कोयले की मालवाही के लिए, कोयले को ले जाने के लिए एक्स्ट्रा रेलवे लाइंस भी बिछाई गई। तो कोयले के लाने ले जाने के लिए, कोयले के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस प्लान में एक और बात थी कि कोयले का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और इस कोयले को इन स्टील प्लांट्स और आगे जो भी स्टील प्लांट बनेंगे उनको पहुंच उनमें ससमय और बिना किसी क्या बोलते हैं उसको, लैग के वहां पर कोयला पहुंचता रहे, बिना किसी विलंब के कोयला पहुंचता रहे, इसलिए एक्स्ट्रा रेलवे लाइंस भी यहाँ पर बिछाई जाएं, ऐसा इस प्लान में कहा गया। इसी प्लान के दौरान इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है किस प्लान में बनी, तो सेकंड प्लान में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बनी। और चितरंजन लोकोमोटिव्स की भी स्थापना सेकंड प्लान में की गई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किसी को पता है कहाँ पर है? पेराम्बूर सर ना। हाँ, पेराम्बूर। पेराम्बूर कहाँ पर है? चेन्नई। चेन्नई। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? चेन्नई। चेन्नई में पेरम्बूर एक जगह है वहां पर, और स्टेट का नाम बोले तो तमिलनाडु। चितरंजन लोकोमोटिव्स कहाँ पर है? कोलकाता है क्या? ठीक है। बिहार सर। बिहार नहीं, इसका जो हेड क्वार्टर है वो आसनसोल में है, कोलकाता में है ये। ठीक, कोलकाता के पास आसनसोल। खैर, तो ये हमारे पास स्टैब्लिशमेंट हुआ इन बॉडीज का। ध्यान रखना है, 3 स्टील प्लांट भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में किसके किसके सहयोग से बनाए गए वो ध्यान रखना है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1958 में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चितरंजन लोकोमोटिव्स की स्थापना भी सेकंड प्लान में हुई। इनकी जगह कहाँ पर है वो ध्यान रखना है। अगली चीज जो इस प्लान में है, सेकंड प्लान में, वो ये है कि एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम चलाया गया। इसी प्लान में एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम चलाया गया। होमी जहांगीर भाभा बहुत मतलब हम जानते हैं या नहीं जानते हैं तो कभी उनके बारे में पढ़िएगा। बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत ही ज़्यादा इंथुजियास्टिक साइंटिस्ट थे जो देश को एक एटॉमिक पावर बनाना चाहते थे। तो उन्होंने देश में उन लोगों की खोज करने के लिए जो न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं और उस लायक हैं, उतनी क्षमता रखते हैं, 1957 में एक टैलेंट सर्च और स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया था 1957 में। जो किस लिए शुरू किया गया था? न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री में काम कर सकने लायक प्रतिभाओं की खोज के लिए, कि उनको इस टैलेंट सर्च प्रोग्राम के द्वारा चुना जाएगा और इस टैलेंट सर्च प्रोग्राम के द्वारा चुने गए लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग देके, प्रॉपर शिक्षा दीक्षा दिला के देश को अच्छे न्यूक्लियर साइंटिस्ट प्रोवाइड किए जा सकें। उन्होंने उस जमाने में ही न्यूक्लियर जो पावर है उसकी जो महत्ता है उसको पहचान लिया था। ठीक, तो ये यहाँ पर इनके इस प्लान के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पर ये जो सेकंड प्लान है, इस सेकंड प्लान में ये उम्मीद की गई थी कि हमारे देश की जो नेशनल इनकम है वो 25% से बढ़ेगी। ये आशा की गई थी कि हम अपने देश को, ये सोशलिस्ट मॉडल जो यूएसएसआर का है, इसको अपनाने के बाद देश की नेशनल इनकम को 25% बढ़ाएंगे। लेकिन हुआ क्या? काम तो हमने सही सही किया, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन भी किया, अच्छी खासी इंडस्ट्रीज भी लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ, लेकिन जो नेशनल इनकम है वो नेशनल इनकम 25% की जगह केवल 20% से बढ़ी। ठीक है, केवल 20% से बढ़ी, और नेशनल इनकम 20% से बढ़ी, जिससे जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो केवल 8% बढ़ी। ठीक, पर कैपिटा इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन, या आगे प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। तो जो पर कैपिटा इनकम है उसमें बढ़ोतरी केवल कितनी हुई? 8% से ही हो पाई। ठीक, क्लियर? पीसीआई को बता दीजिए एक बार। पीसीआई है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, हिंदी में इसको बोलेंगे। अच्छा। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम में 25% के मुकाबले केवल 20% की बढ़ोतरी हुई, जबकि जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें 8% की बढ़ोतरी इस प्लान के दौरान पाई गई, जब खत्म हुआ, जब हमने असेसमेंट किया इसका। ठीक,
यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखनी है कि हैवी इंडस्ट्रीज का तो इस प्लान में खूब डेवलपमेंट किया गया, सरकार ने खूब बढ़ावा दिया। ठीक, इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है, रेजोल्यूशन है, वो यहाँ पर आई, और इसकी वजह से जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि अधिकांश जो इंडस्ट्रीज खुली वो पब्लिक सेक्टर में बढ़ी। प्राइवेट सेक्टर को लिमिट कर दिया गया केवल कंज्यूमर गुड्स को, यानी कि जो कैपिटल, हम लोगों ने बात की थी ना, दो प्रकार की गुड्स होती हैं, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, है ना, याद है आप लोगों को ना, उपभोक्ता वस्तुएं और जी। पूंजीगत वस्तुएं। तो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन प्राइवेट सेक्टर करता रहा, और जो इम्पोर्टेंट कैपिटल गुड्स थी, यानी कि जिनका उत्पादन हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाना था, वो पब्लिक सेक्टर में ही रखा रहने दिया गया। इस वजह से पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको कम इंपॉर्टेंस मिली, और इस वजह से ये हुआ कि जिस कॉटेज इंडस्ट्री और जो बाकी दूसरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की जरूरत थी, वो डेवलपमेंट यहाँ पर ठहराव आ गया उसमें। उस ठहराव के आने की वजह से क्या हुआ, कॉटेज इंडस्ट्रीज में ठहराव आने की वजह से जो रोजगार था, उस रोजगार में भी यहाँ पर कमी आई। ठीक है, उस रोजगार में भी यहाँ पर कमी आई। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखनी है कि सेकंड प्लान जो था, उस सेकंड प्लान में हमने कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन, देखिए बेसिकली क्या है, अभी इसके पहले अगर हम सेकंड प्लान के ठीक पहले की बात करें तो हमारे देश में हैवी इंडस्ट्रीज नहीं है। यानी कि अगर हमको कैपिटल गुड्स, यानी कि कोई मशीन है या कोई हैवी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज है, उसकी जरूरत है, तो वो हम अपने देश में नहीं बना रहे हैं। और अगर हम उसको अपने देश में नहीं बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर हमको वो चाहिए तो हमें कहाँ से मंगानी पड़ेगी, वो बाहर से मंगानी पड़ेगी। तो हमारे पास जो कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट था वो बहुत ज्यादा था, और अभी सेकंड प्लान में हम उस इंपोर्ट को कम करने के लिए हैवी इंडस्ट्रीज का एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं। तो अभी इस सेकंड प्लान में भी कैपिटल गुड्स का जो इंपोर्ट है वो जारी है, आयात जो है वो जारी है, और कैपिटल गुड्स का आयात इस प्लान में बहुत ज्यादा मात्रा में किया गया। क्यों? क्योंकि जब हम हैवी इंडस्ट्रीज का एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं तो उन हैवी इंडस्ट्रीज के एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो मशीनें चाहिए, जो कैपिटल गुड्स चाहिए, वो कैपिटल गुड्स तो हमारे यहाँ अभी बन नहीं रही हैं, तो उनको हमने कहाँ से मंगाया, बाहर से मंगाया। तो इस सेकंड प्लान में हमारे पास जो कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट था वो बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ, जिससे कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उन फॉरेन रिजर्व्स में कमी आई। और यही जो कमी है ये आगे जाके थर्ड प्लान में और ज्यादा भयावह रूप धारण कर लेगी, जिस भयावह रूप के धारण करने की वजह से हमको थर्ड प्लान में अपनी, और थर्ड प्लान के अंत में हमको अपनी जो करेंसी है उस करेंसी को क्या करना पड़ेगा, डिवैल्यू करना पड़ेगा, अवमूल्यन करना पड़ेगा अपनी मुद्रा का। पहला अवमूल्यन थर्ड प्लान में 1966 में हमारा होगा जाके। खैर, तो ये हमारे पास सेकंड 5 ईयर प्लान था, और सेकंड 5 ईयर प्लान में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो ग्रोथ टारगेट था तो नेशनल इनकम का था, लेकिन जो टारगेटेड ग्रोथ रेट था, टारगेटेड ग्रोथ रेट यानी कि जो वृद्धि दर थी, उसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो किया गया था कि हम 4.5% की ग्रोथ रेट प्राप्त करेंगे। लेकिन जो वास्तविक ग्रोथ रेट प्राप्त हुआ, जो वास्तविक वृद्धि दर हमको मिली, वो मिली 4.21%। यहाँ पर अभी कुछ नए एडिशंस में 4.21 की जगह पर 4.27% आ रहा है, तो आप इसको प्रेफर करिएगा। 4.27% प्राप्ति दर थी, ये हमको प्रेफर करना है। अगर पूछा जाए कि कितनी वृद्धि दर प्राप्त करी तो हम क्या लगाएंगे, 4.27% की वृद्धि दर हमने प्राप्त करी सेकंड 5 ईयर प्लान में। अब आते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान, तृतीय पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज जान ले कि ये अभी तक की सबसे ज्यादा असफल योजना थी, सबसे ज्यादा असफल योजना था हमारे पास तृतीय पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान। मोस्ट फेल्ड मतलब सबसे ज्यादा असफल योजना हमारी ये थी। ठीक, अभी हुआ क्या कि हमारे पास जो दो मेन ऑब्जेक्टिव थे, एक की हमको अनाज के मामले में
सक्षम हो जाना कि हमको अनाज कम से कम अपने देश में पैदा कर लें, इससे कि हम अपने देश के लोगों का पेट भर सकें और इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कर लें। तो ये जो दो बेसिक ऑब्जेक्ट थे, ये आज़ादी प्राप्त होने के पहले 10 सालों में, जो 10 प्लान ईयर्स थे हमारे पास, उन पहले 10 प्लान ईयर्स में इनको प्राप्त करना लगभग प्राप्त कर लिया गया, पहली पंचवर्षीय योजना में और दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। तो अब उसके बाद जो थर्ड प्लान था, इस थर्ड प्लान का ऑब्जेक्टिव ये रखा गया कि हम अब अपने देश को, क्योंकि हमारा देश अब फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गया है, हमने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कर ली है, और ऐसे ही चलता रहा तो कुछ समय में हम कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट को जीरो कर लेंगे और कैपिटल गुड्स का उत्पादन अपने देश में खुद करने लगेंगे, जिससे कि हमारी इंडस्ट्रीज का और ज्यादा डेवलपमेंट होगा। और हम अब क्या बनने लगेंगे, अब हम अब एक अंडर डेवलप्ड कंट्री से मूव कर जाएंगे किधर की तरफ, डेवलप्ड कंट्री की तरफ, डेवलप्ड कंट्री की तरफ मूव कर जाएंगे। क्यों? हमारा मोरल हाई था, क्योंकि पहले 5 ईयर प्लान में हमने टारगेट से ज्यादा अचीव किया था, और दूसरे 5 ईयर प्लान में हमारा टारगेट 4.5% था और हमने अचीव कितना किया, 4.27%। तो ये लगभग लक्ष्य के बराबर हम पहुंच गए। थी असफल योजना क्योंकि टारगेट से कम था, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। इस वजह से ये लोगों ने कहा कि हाँ, हम जो टारगेटेड जो ग्रोथ रेट था वो तो अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा दूरी से असफल नहीं हुए हैं, हम ये मान सकते हैं कि हम लगभग अचीव कर चुके। तो उनका फिर से मोरल जो था वो क्या था, वो हाई था। ठीक। तो अब जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी अब बड़े बड़े लक्ष्य रखे गए। यहां पर लक्ष्य रखा गया कि हम जो ग्रोथ रेट है अपना, उसका जो लक्ष्य बनाया वो बनाया 5.6% का लक्ष्य रखा गया। ठीक। लेकिन ये पंचवर्षीय योजना में हुआ क्या, भारत के ऊपर कुछ दुर्भाग्य आए, और दुर्भाग्यों की वजह से कई सारी घटनाएं ऐसी हुई जिन घटनाओं की वजह से भारत इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। जैसे जैसे यहां पर 1962 में एक युद्ध हुआ भारत का, इंडो चाइना वार। इस पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो समय था हमारे पास 1961 से 1966, 1961 से 1966। इन 1961-66 के बीच में 1962 में हमने भारत और चीन का युद्ध देखा। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1965 में हमने इंडो हाँ। पाक वार देखा। और देखिए, जब युद्ध होता है तो उस समय जो सारे रिसोर्सेज हैं देश के, वो रिसोर्सेज युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए झोंक दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इन वार्स की वजह से, इन युद्ध की वजह से रिसोर्सेज का क्या हुआ, डाइवर्जन हुआ। वो रिसोर्सेज, वो संसाधन जिनका इस्तेमाल देश की कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करने में और कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने और अल्टीमेटली देश के डेवलपमेंट के लिए होना था, अब उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस युद्ध के खर्चे के लिए किया जाने लगा, जिससे कि वहां पर जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए थे वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो पाए। और अभी देश इन युद्धों की विभीषिका से उबर ही रहा था, जो मुसीबतें आ पड़ी उनसे उबर ही रहा था कि 1966 में देश में पड़ गया अकाल। अकाल पड़ गया, तीसरी मुसीबत हमारे देश के ऊपर आ गई। ठीक। तो सर ये, हाँ जी। सर मेरे क्लास स्टार्टिंग से छूट गई है, तो कितना आपने पढ़ा दिया है? आ, हम लोगों एक ने, पेज या दो पेज होगा? कोई बता दे दो कितना हो। पेज पूरे। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी। ठीक है। तो 1966, या अगर हम इसको देखें तो 1965-66 में देश में भयानक अकाल पड़ा। तो ये तीन बड़ी विभीषिकाएं आई। तो ये तो विभीषिकाएं वो थी जिनको हम बोल सकते हैं कि भाई ठीक है, इनको टाला नहीं जा सकता था। लेकिन इसके साथ साथ पॉलिटिकल फ्रंट में भी देश में बड़ी विभीषिका आई। जैसे 1964 में नेहरू जी की मौत हो गई। एक बड़ी लीडरशिप चली गई और देश में यह हुआ कि अब नेहरू जी के बाद देश का क्या होगा।
हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। तो कहाँ तक हो गया था, कहाँ तक बोल चुका था मैं? नेहरू जी की मृत्यु हो जाती हाँ है नेहरू जी 64 की में। बात। ठीक। तो ये तीन बड़ी घटनाएं, साथ साथ 1964 27 मई 1964 को नेहरू जी की मौत हो जाती है, तो देश में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, नेतृत्वहीन देश हो जाता है। देश के लोगों में ये हो जाती है अब नेहरू जी के बाद कौन, क्योंकि हम तो नेहरू जी को ही जानते थे उस समय, गांधी जी के बाद नेहरू जी थे और नेहरू जी के आगे की उनका ऑरा ऐसा था कि कोई दिखता ही नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर अल्टीमेटली लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को संभाला, और लेकिन फिर इंडो पाक वार हुआ, और हम जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद वो समझौते के लिए गए थे ताशकंद, और ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री की भी मौत हो जाती है जनवरी 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है। तो ये जो प्लान पीरियड था 1961 से 1966 का, ये भारत के लिए अभी तक का सबसे दुर्भाग्यशाली ईयर बीता, जिसमें अब देखिए, अब ये इतनी मुसीबतें आई तो जाहिर सी बात है, क्या हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके होंगे? बिल्कुल नहीं कर सके होंगे। हमारा देश बुरी तरीके से फेल हुआ। पहली बात तो रिसोर्सेज का डाइवर्जन हो गया युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने में, तो और रिसोर्सेज जो डेवलपमेंट में लगने थे वो युद्ध में लग गए। उसके बाद अकाल पड़ गया, भयानक अकाल पड़ा, उसको निपटाने में कुछ समय बीता। इसके अलावा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ, नेहरू जी की मौत हुई, लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई, और ये जो प्लान था ये प्लान चौपट हो गया, और हम केवल अचीव कर पाए 2.4% ही। कितना अचीव कर पाए? केवल 2.4% ही अचीव कर पाए। तो ये जो योजना है ये एक असफल योजना मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से असफल रहे, कुछ काम भी हुए यहाँ पर। तो क्या काम हुए इस योजना में इंपॉर्टेंट, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि सबसे असफल योजना थी। जैसे काम क्या हुए, 1964 में इसी प्लान के दौरान बोकारो स्टील एंड आयरन प्लांट की स्थापना की गई, आज के झारखंड में, यूएसएसआर के सहयोग से, रशिया के सहयोग से। 1964 में ही यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में की गई। इसके अलावा 1965 में इसी प्लान के दौरान फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की स्थापना की गई। ठीक है, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चर कृषि मूल्य आयोग, हिंदी में बोलते हैं, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना भी 1965 में की गई इसी प्लान के दौरान। अब एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली है कि एक तो हमारा देश पहले से ही गरीबी से जूझ रहा था, वो अपने रिसोर्सेस को मोबिलाइज कर रहा था, और रिसोर्सेस को मोबिलाइज करके उस स्थिति से निकलने के लिए प्रयास कर रहा था जिस स्थिति से में उसको अंग्रेज छोड़ के चले गए थे, और यहाँ पर दो युद्ध भारत के ऊपर थोप दिए गए, जिससे उन रिसोर्सेस का वेस्टेज हुआ, अकाल पड़ा। और अभी हम उतना डेवलप नहीं हो पाए हैं कि हम अपने इंपोर्ट्स को जीरो कर लें। हम अभी भी कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट्स के लिए, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से पैसा बहुत लेना पड़ा। जैसे आज पाकिस्तान की हालत हम लोग देख रहे हैं ना, अभी पाकिस्तान आज के पेपर में था कि पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि ये शर्तें मानो तभी हम तुमको पैसा देंगे, अदरवाइज पैसा नहीं देंगे। तो वो अपने लोगों के ऊपर और टैक्स इंपोज करने जा रहा है। तो वैसे ही हमारे पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बोरोइंग हो गई थी, हम घाटे के बजट में चल रहे थे। घाटे के बजट तो आज भी है, लेकिन परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हैं, तब की अलग थी, आज की अलग है। हमारी जो भी विदेशी सहायता थी वो विदेशी सहायता रोक दी गई। इससे देश बहुत ज्यादा फिनेंशियल क्राइसिस में आ गया, बहुत ज्यादा वित्तीय संकट
में आ गया देश, और इस वित्तीय संकट का हल निकालने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि भाई हमारी मुद्रा की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है डॉलर के मुकाबले। तो इंटरनेशनल प्रेशर, क्योंकि हमारे ऊपर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरी वित्तीय संस्थाओं जो वैश्विक वित्तीय संस्थाएं थी उनका दबाव था, क्योंकि उनका पैसा फंसा हुआ है, उनका दबाव था। तो उनके दबाव में 1966 में हमको अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा। ये मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, हम लोग जब अभी मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे इसको प्रॉपरली कि इसका मतलब क्या होता है, इसका असर क्या होता है। वैसे अगर देखा जाए तो आजादी के बाद पहली बार जो मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था वो हुआ था 1949 में। तो वैसे अगर पूछा ये जाए तो पहला अवमूल्यन 1949 में हुआ था, गणतंत्र बनने के बाद पहला अवमूल्यन 1966 में हुआ, और अभी तक कुल हमारे देश में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। एक बार 1949 में, अगले 1966 में, और तीसरी बार होगा 1991 में, आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे। तो 3 बार करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ, 1949, 1966 और 1991। तो यहाँ पर प्लानिंग पीरियड में पहली बार, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्लानिंग पीरियड में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ, 1966। दूसरी चीज ये हुई कि इस प्लान के फेल होने के बाद, बुरी तरीके से फेल होने के बाद, जो प्लानिंग कमीशन है वो सकते में आ गया। देश के जो नीति नियंता है वो सकते में आ गए। उन्होंने कहा, और ये डिमांड भी आई बाकी इकोनॉमिस्ट की तरफ से और जो बाकी थिंक टैंक्स उनकी वजह से, कि अब ये 5 साल का जो प्लान है, इस 5 साल के प्लान से काम नहीं चलेगा, और हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बड़ी डावाडोल है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, और उन छोटे छोटे लक्ष्यों को बनाकर पहले उन छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करें, और जब उन छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने के बाद हम जरा एक बार अपने पैरों में दोबारा से जब खड़े हो जाए तो हम दोबारा से 5 ईयर प्लान बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया, इस प्लान के खत्म होने के बाद अब ईयरली प्लान्स बनाए जाएंगे, ईयरली प्लान्स बनाए जाएंगे। यानी कि अब यहां पर 3 साल का प्लान हॉलीडे लेने का निर्णय किया गया, यानी कि 3 साल का योजना अवकाश लेने का निर्णय लिया गया, क्योंकि हमारी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अब डिसाइड किया गया कि छोटे छोटे प्लान बनाओ और छोटे छोटे प्लानों को पूरा करो, और फिर से अपनी स्थिति थोड़ी सी ठीक करो, और उसके बाद फिर हम अपने 5 ईयर प्लान को दोबारा से शुरू करेंगे। ठीक, तो सरकार ने अब 3 साल का योजना अवकाश लिया। और अब इस योजना अवकाश में किया क्या गया, इस योजना अवकाश में सरकार ने अपने सारे रिसोर्सेज जो उसके पास अवेलेबल थे, जितने भी संसाधन सरकार के पास थे, जितने भी संसाधन देश के पास थे, उन संसाधनों को मूव किया। जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया किधर की तरफ, इन रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन किया गया फूड प्रोडक्शन के लिए। फूड प्रोडक्शन के लिए इन रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन किया गया। ठीक है, साथ ही साथ बफर रिजर्व्स, बफर रिजर्व समझते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि 1965-66 में अकाल पड़ा तो सरकार के पास अपने देश में भूख से मर रहे लोगों को खिलाने के लिए अनाज ही नहीं था, क्योंकि बफर रिजर्व मेंटेन ही नहीं किया गया था, और जो भी मेंटेन था वो इतना पर्याप्त नहीं था कि देश के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो अब जब मुसीबत सर से आकर गुजर गई तब सरकार को लगा कि यार इधर भी ध्यान देना चाहिए। तो अब ये जो हमारे पास 3 साल थे, इन 3 सालों में ये डिसाइड किया गया कि हम अपने फूड प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और अपने बफर रिजर्व्स को बढ़ाएंगे। और देखिए इसी आवश्यकता ने जन्म दिया किसको, हरित क्रांति, हरित क्रांति को जन्म दिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन का उद्देश्य क्या था, देश के अनाज के उत्पादन में वृद्धि करना, जिससे कि फूड प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो, फूड प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो। यहां तक कोई समस्या तो नहीं? ठीक, सरकार ने क्या किया, अब इस फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च करेगी सरकार, और साथ ही साथ वो कृषि के आधुनिकीकरण की ओर ध्यान देगी। ग्रीन रिवॉल्यूशन प्लस कृषि के का आधुनिकीकरण करेगी, कृषि को मॉडर्नाइज करने का प्रयास करेगी, जिससे कि कम लागत में, कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। साथ ही साथ
सिंचाई की सुविधा को बढ़ाने के लिए डैम्स और बनाए जाएंगे, यानी कि बांधों का भी निर्माण किया जाएगा। तो ये अब प्लान था कि इन लक्ष्यों को अब 3 साल में हम पूरा करेंगे और 5 साल वाला जो प्लानिंग है उसको कुछ समय के लिए रोक देंगे। ठीक। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, इस थर्ड 5 ईयर प्लान में एक काम और किया गया कि जो दूर दराज के क्षेत्र थे, जो रिमोट एरियाज थे, उन रिमोट एरियाज में भी शिक्षा की पहुंच को ले जाने के लिए प्राइमरी स्कूल्स वगैरह को भी स्टैब्लिश किया गया। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, चलिए हम लोग ये जो योजना अवकाश इसको और देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पर थर्ड प्लान खत्म हो गया। थर्ड प्लान के बाद अब हमारे पास आता है प्लान हॉलीडे, यानी कि योजना अवकाश। ये पहला योजना अवकाश है, ध्यान रखिएगा, इस पर भी सवाल आता है। पहला योजना अवकाश है जो कि चला 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक, 3 साल। ये पहला योजना अवकाश था। इसका कारण क्या था लेने का, वो हम लोग समझ गए। इसका उद्देश्य क्या था, वो हम लोग समझ गए। ठीक है, इस जो एनुअल प्लान से कितने एनुअल प्लान्स आए होंगे यहाँ पर, क्योंकि 3 साल का है तो 3 एनुअल प्लान्स यहाँ पर आए होंगे, है ना। अब यहाँ पर 3 एनुअल प्लान्स में हमारा ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने अभी देखा कि ये जो 3 एनुअल प्लान्स थे, यानी कि 3 वार्षिक योजनाएं हमारे पास आई। इन 3 वार्षिक योजनाओं का जो उद्देश्य था, वो बेसिकली उद्देश्य था कृषि विकास करना, और इसके लिए क्या किया गया, नई रणनीतियां बनाई गई। ठीक है, हरित क्रांति शुरू की गई। हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसका वास्तविक नाम किसी को पता है? किस प्रोग्राम जिसको हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, उस प्रोग्राम का वास्तविक नाम क्या था? हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम। हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम, ये इस हरित क्रांति का नाम था। इसी 3 वार्षिक योजनाओं के दौरान 1969 में लीड बैंक योजना शुरू की गई। लीड बैंक योजना क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये लीड बैंक योजना शुरू करी गई नरीमन समिति के सुझाव पर। इस पर सवाल आता है कि लीड बैंक योजना कब शुरू की गई? जवाब है 1969। किस समिति के सुझाव पर शुरू करी गई? जवाब है नरीमन समिति के सुझाव पर शुरू करी गई। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? नो सर। इतना हम लोग रखते हैं आज, और फिर अगली क्लास में आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे हरित क्रांति की और आगे के प्लान्स की। चलिए फिर मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर। गुड नाइट।